बच्चों, हम लोग बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो 12th बोर्ड में जो 2010 से 2021 तक जो क्वेश्चन आए थे वो हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, 2 मार्क क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अलोंग विथ जेड डायरेक्शन। ओके, तो हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विथ द जेड डायरेक्शन। देखिए, जेड डायरेक्शन में हमारे को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है। तो हम एक काम करते हैं कि जेड डायरेक्शन को इधर ले लेते हैं जिससे कि हम ड्रॉ कर सके ना। तो हमने जेड डायरेक्शन को इंटेंशनली इधर लिया है, फिर हम एक्स को इधर ले लेते हैं, है ना, वाई हम इधर ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा, हम आराम से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर पाएंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अलोंग विथ जेड डायरेक्शन। मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ वर्ड छूट गया है। दैट के बीच में वर्ड आना चाहिए इंक्रीजिंग, दैट इंक्रीजिंग। यहाँ पे बेटा करेक्शन कर लो थोड़ा सा, इंक्रीजिंग, तभी तो मतलब मजा आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन के साथ इंक्रीज होता है। तो एक प्लेन यहां आएगी सबसे पहले, दूसरी प्लेन यहां आएगी, तीसरी प्लेन यहां आएगी, चौथी प्लेन यहां आएगी, पांचवी यहां आएगी, 6th प्लेन यहां आएगी। इस तरह से ये प्लेन्स आएंगी। अब आप देखिए, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन जेड डायरेक्शन। So the equipotential surfaces, will be along xy plane, है ना, will be perpendicular to z axis। लिखो, will be perpendicular to z axis, z direction means parallel to xy plane, means parallel to xy plane। ये होंगे बेटा, तो पैरेलल टू xy प्लेन होगी ये। अब आप ध्यान दीजिए, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज विल गेट क्लोजर। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज क्लोज आती चली जाती है ना। तो आप यहां लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर क्लोजर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज are closer at higher electric field intensities, higher electric field intensity। As electric field is increasing, as electric field is increasing, is increasing with z direction, z direction, so the equipotential surfaces are getting closed, are getting closer as shown in figure। ध्यान दीजिए, ये जो है ना क्लोजर हो जाएंगी एज शोन इन द फिगर, पास 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 आ जाएंगी।
तो और अगर और अगली वाली खींचेंगे तो और पास आएगी इसके, समझ रहे हो आप? ये थोड़ा सा आपका बनाने का एक स्टाइल होना चाहिए कि दे शुड गेट क्लोजर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट था और बी पार्ट था। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस एंड दिस, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस एंड दिस? ओके, देखो बेटा, बात ये है कि ये एक तरीके से डायपोल बना दिया है, जेड एक्सिस पर एक माइनस जेड पॉइंट है, एक माइनस प्लस जेड पॉइंट है, माइनस ए और प्लस ए जेड कोऑर्डिनेट है। तो हमें एक तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एक यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें जो है ज्यादा इसमें लिखना नहीं चाहिए, फटाफट इसको कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे कुछ भी। हालांकि वैसे क्वेश्चन बड़ा ही है ये, है, तो जब बड़ा आएगा तो हम बड़ा कर देंगे। फिलहाल ये है कि हम डायग्राम बनाएंगे जेड एक्सिस का। ये जेड एक्सिस है और ये एक्स है, वाई है, वाई इधर है, ठीक है ना, ये वाई इधर लेते हैं, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, माइनस ए यहां पर है तो यहां माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 ए 0 0 जेड, सॉरी 0 0 जेड, करेक्ट। तो इस जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा सिंपली लिख सकते हो आप, कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हो V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, राइट। क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम नंबर का है इसलिए ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो हम ज्यादा अच्छे से लिख देंगे उसको एक्सप्लेन करके। फिलहाल देखिए ये क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन जेड माइनस ए माइनस क्यू अपॉन जेड प्लस ए, बस दिस इज योर आंसर। आप इसको एक स्टेप चाहो तो अच्छा से लिख सकते हो, क्योंकि वो आपका बहुत कॉमन स्टेप है और इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल निकालते हो तो वो करते ही हो कैलकुलेशन, इसलिए वो कॉमन कैलकुलेशन है काफी। जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप यहां पे लिख देंगे ट्वाइस ए, ये आप लिख सकते हैं। ये आपका इसका जो है ना एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर इन्होंने कह रखा है आप एक्स वाई 0 पर लिखें, तो देखिए उसको भी हम बड़े आराम से लिख देते हैं, v प्लस क्यू के कारण और v माइनस क्यू के कारण। आप देखना जरा लिखने का तरीका देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, ठीक है बेटा। आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो डिस्टेंस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो डिस्टेंस हुआ करता है। तो आज हम अब इसको लिख रहे हैं कि प्लस क्यू से और माइनस क्यू से जो डिस्टेंसेज हैं वो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्लस क्यू के लिए लिखूंगा, प्लस क्यू के लिए जो आपका आएगा क्या क्या डिस्टेंसेज आएंगे आपकी। तो देखो मैं लिख रहा हूं प्लस क्यू से जो डिस्टेंसेज आएंगे अंडर रूट क्योंकि जेड पॉइंट है, जेड पॉइंट है, डिस्टेंस हमें प्लस क्यू से चाहिए। क्यू का यहां पर जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 0 ए, तो मैं लिखूंगा इसका डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे माइनस क्यू, वही कहानी फिर से आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, राइट। समझ गए होंगे कि अपनी डिस्टेंसेज हमने कैसे निकाली है। डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। डेल्टा एक्स 0 0 है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट देखो 0 0 है ना, इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 0 0 माइनस ए, राइट। अगला देखिए, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो बेटा एक बात सुनो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। आज मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद दोबारा फिर ड्रॉ नहीं करेंगे, फिर जब क्वेश्चन आएगा
क्वेश्चन तो क्या रिपीट होंगे ना, क्योंकि बोर्ड का पेपर है, हर बार क्वेश्चन वही क्वेश्चन बार बार 2-4 साल में रिपीट हो जाता है। चलिए आप देखिए, ये आपका डायपोल है -q और ये +q। तो हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। यस, तो ध्यान दीजिए क्या होगा कि आपका ये इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेज बनेंगी। सबसे पहले यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा। आप समझिए, चार्ज के पास में इनकी सेपरेशन कम हो गई है ना। इसी तरीके से इधर भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ऐसी बनेगी, चार्ज के पास में इनका सेपरेशन कम होगा, चार्ज से दूर इनका सेपरेशन ज्यादा होगा। आपको इस तरह से मतलब ड्रॉ करना है, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको कि चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का गैप कम होगा। चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपका जो है डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर से इधर होगी। लेकिन चार्जेस के पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसलिए ये आपकी जो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं इनके बीच की डिस्टेंस कम है, और चार्ज से जब दूर चलते चले जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल लाइन की डिस्टेंसेज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा ये हम पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए अब दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है। आप जो है पिछले लेक्चर में देखिए, पिछले चैप्टर में इस तरह ये वाला क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, डिराइव एन एक्सप्रेशन अनेक बार आ चुका है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी और एक्सिस का भी, दोनों आए हुए है ना। चलिए आगे, 2 point charges Q1 and Q2 are located at R1 and R2 respectively. In an external electric field, obtain the expression for the total work done in assembling this configuration. Very good. देखो बेटा, इसका तरीका बड़ा सिंपल है, आपको इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अच्छा, इन्होंने यूनिफॉर्म बोला नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। चलिए कोई बात नहीं, अभी इन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं बोला कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, या आप इसको मत ही बनाओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही ले लो। ठीक है, कि Q1 Q2 दो चार्ज हैं, R1 R2 इनकी पोजीशन है ओरिजिन के साथ में, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए मैं बताता हूं, E को हम क्या कहते हैं बेटा, E को हम कहते हैं V/R, इसको कहेंगे V1/R1, इसे कहेंगे V2/R2, है ना। तो देखिए हमारी जो एनर्जी आएगी वो आएगी U ऑफ Q1 प्लस U ऑफ Q2 प्लस U ऑफ Q1 एंड Q2, दोनों की मिल करके एनर्जी आएगी। आप जरा देखिए, U ऑफ Q1 में लिख रहा हूं, Q1 Q2 है ना, हाँ Q1, ये आएगा ER1 प्लस Q2 ER2, क्योंकि V1 बराबर आ जाएगा आपका, V1 बराबर आ जाएगा ER1, V2 बराबर आ जाएगा ER2। अब यहां लिख सकते हैं इसे, और प्लस अब U Q1 Q2, तो ये आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये आपका डिस्टेंस आएगा, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था आपका। 26 देखिए, टू क्लोजली प्लेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेज A and B with potential this and this, where delta V is the change in potential, are kept delta L distance, okay, apart. Deduce the relation between the electric field and the electric and potential gradient between them, okay. Write the two important conclusions concerning with the relation between this और this। बिल्कुल हम conclusions लिख देते हैं। आप देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं इसकी ग्रेडियंट की,
तो देखो ये V और डेल्टा V है, V और डेल्टा V है। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें आप लिखेंगे कि एज पर क्वेश्चन delta V is change in potential. Delta V is change in potential in distance delta L. Change in electric potential. Delta V change in electric potential in distance delta L. तो delta V change in electric potential in distance delta L. ये हुआ आपका। ओके, अब आप देखिए यहां पे कि सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, सॉरी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, राइट। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन देम। तो सुनो मेरी बात सुनो, क्या है कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लेके जाए तो देखिए वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन टेकिंग, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसे लिखो आप, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम सरफेस ए टू सरफेस बी, work done in taking unit positive charge from surface A to surface B is equal to E delta L, ये वर्ड है E delta L, force into displacement, है ना, and that work done this will be equal to minus delta V, ये आपको बताया था। ओके, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा। अब यहां पर इन्होंने हमसे कहा है कि राइट द टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए हम यहां पे कंक्लूजन लिख देते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है ना वो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होती है ना। तो यहां देखिए फर्स्ट कंक्लूजन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is from B to A, that is in the direction of decreasing electric field, decreasing potential, sorry, decreasing electric potential, हाँ जी, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब देखिए ये आपका पोटेंशियल जो है ना इंक्रीज हो रहा है ए से बी की तरफ, तो हम ये कहेंगे कि एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, so as electric potential is increasing from A to B, so what will happen, as electric potential is increasing from A to B, so equipotential surfaces will be closer from A to B, ठीक है, ये अपना इसमें
जवाब आएगा, राइट। तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोशिएट अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। दिस charges 2 of 1 microcoulomb and 1 of -4 coulomb placed on the vertex of the equilateral triangle of size 10 cm। 10 सेंटीमीटर साइज का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लगता है। हमारे पास 3 चार्ज रखे हैं, हमें उन्हें डिसोशिएट करना है। देखिए, डिसोशिएशन की डेफिनेशन होती है कि टोटल एनर्जी मस्ट बी 0, राइट। तो देखिए 27 टू डिसोशिएट टोटल एनर्जी मस्ट बी 0। तो देखो टोटल एनर्जी मस्ट बी 0, टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल सप्लाइड एनर्जी इसको 0 होना चाहिए। दिस एक्सटर्नल सप्लाइड एनर्जी इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। तो इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी। दिस मस्ट बी 0। तो इसलिए डिसोसिएशन एनर्जी इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखिए, डिसोसिएशन का मतलब है टोटल एनर्जी 0 हो जाए। जब भी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी तो सिस्टम डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, डिसोसिएशन एनर्जी माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे डिसोसिएशन एनर्जी का कंप्लीट रिजल्ट लिख देता हूं एक साथ ही। डिसोसिएशन एनर्जी बेटा 2 तो +1 कूलम है, माइक्रोकूलम है ना, और एक है 4 माइक्रोकूलम। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं एक तरफ। देखिए यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम बनाइए, यहाँ +1 माइक्रोकूलम बनाइए, यहाँ -4 माइक्रोकूलम बनाइए, राइट। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका आ ही जाएगा सीधा, वो तो है ही बेटा, आपका कॉमन आएगा, ठीक है। सबसे पहले +1 माइक्रोकूलम लिखो। +1 माइक्रोकूलम डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फिर प्लस लिखिए, +1 माइक्रोकूलम इंटू +1 माइक्रोकूलम, इसका स्क्वायर करो सबसे पहले। +1 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम अपॉन 10 सेंटीमीटर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस मेरे को लगता है काम हो गया। इतना ही चाहिए था। 3 पेयर बनेंगे इसके, हाँ, एक तो इन दोनों का, एक इन दोनों का, एक इन दोनों का, राइट। बस आप कैलकुलेशन कर दीजिए आप। तो देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, यह है 9 × 10⁻⁹ माइक्रोकूलम स्क्वायर इन 10⁻⁻12 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर प्लस ये है -4, हाँ ये -4 आ जाएगा तो 4 × 2 8 आ जाएगा, तो -8 × 10⁻⁻12 अपॉन 0.1, ये आपका आंसर आएगा बेटा। तो आप जरा चेक करेंगे, 9 × 10⁻10 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा -7, ये आ जाएगा 10⁻12, 1 - 8 = -7, है ना। ये आपका जूल आएगा, इतने जूल के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, a test charge q is moved without acceleration from A to C along the path from A to B and B to C in the electric field as shown in the figure, right। यहां पे है, ठीक है। अच्छा एक बात है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल है, इसका मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप ऐसा करिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए एंड बी एंड ए एंड सी विल बी सेम, है ना। तो आप यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे लिखेंगे।
तो देखिए, एज द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, so the electric potential difference will be same for AB and AC. बेटा देखो, बात यह है, पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज आएगा ना, वो केवल उस कंपोनेंट के कारण आएगा डिस्प्लेसमेंट के, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। अब ये ए से बी 4 है, ये ए से सी 5 है, लेकिन अगर ए से सी को हम 4 की इसकी डायरेक्शन में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो 4 ही आएगा दूसरा कंपोनेंट। तो जो आंसर ए बी का आएगा वही आंसर ए सी का आएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि वी ए बी इट इज इक्वल टू वी ए सी। अब ए से सी तक हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है। यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी गई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी है बेटा। चलिए, वैल्यू नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर इसको बिना वैल्यू के ही लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा माइनस ई ए सी। ए सी या ए बी एक ही बात है ना, क्योंकि ए सी तो आप लिखोगे नहीं, 4 5 तो आप लिखोगे ही नहीं, है ना। ध्यान दीजिए, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। ए से सी अगर आपने 5 लिख दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपको 4 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इधर कोई पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होता है। ओके, तो ये आएगा माइनस ई, और ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। यस, है ना। आगे देखिए, एट विच पॉइंट ऑफ द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई। देखिए, एज वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज। एज वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, as we go in the direction of electric field, potential difference, potential decreases, so the electric potential at A is greater than that at C। सी से ज्यादा आएगा बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अरे वाह, देखो एक पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और V होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। इट इज वेरी वेरी नेचुरल ग्राफ, है ना। देखिए, अगर आप E और R का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ऐसे ड्रॉ करिए, दिस इज E ग्राफ। तो आप यहां लिख दीजिए E और V, क्योंकि मेरे को लगता है ये कंपैरिजन चाहते हैं आपसे। फिर यहां लिख दीजिए आप V, ये रहा, इसको लिख दीजिए V, ठीक है। ये R आएगा। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, V बराबर के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। ध्यान दीजिए, वो रिलेशन तो आपको वहां लिखना ही चाहिए एक बार तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ, ये लिखना बहुत जरूरी है। और फिर ये ग्राफ बनाएंगे ना आप, तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो जो पूछना चाह रहा है वो आपने जवाब दिया है। वो कंपैरिजन पूछना चाह रहा है एक्चुअल में आपसे, क्या ये पावर 2 हो गई, पावर 1 हो गई, इसमें क्या डिफरेंस है, वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप इसका। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29, वेरी गुड क्वेश्चन, इजी। टू यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल प्लेट्स having charge densities +2 and +sigma and -sigma are kept in the xy plane at a distance d apart। अच्छा, xz प्लेन में रखा है भैया, xz प्लेन में रखा है, इसका मतलब y परपेंडिकुलर है,
एक्स जेड प्लेन में कोई चीज रखी है, तो इसका मतलब वाई परपेंडिकुलर, चार्ज एक्स जेड प्लेन में है, वाई परपेंडिकुलर है। ओके, स्केच एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये लो जी, बहुत आसान सवाल हो गया ये भी, क्योंकि इन्होंने एक्स जेड प्लेन में पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट रखी है। अच्छा, आगे एक मिनट सवाल को पूरा पढ़ लो। टू यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल प्लेट्स having charge densities plus sigma and minus sigma placed kept in xz plane at a distance d apart. Sketch an equipotential surface due to electric field between the planes if a particle of mass m and minus charge q charge remain stationary. माइनस क्यू को स्टेशनरी रखना है भैया, माइनस क्यू चार्ज को स्टेशनरी रखना है, लटका करके ऐसे। अब माइनस क्यू चार्ज कैसे लटकेगा, जब नीचे माइनस प्लेट हो ऊपर प्लस प्लेट हो, माइनस चार्ज में रिपल्सन होगा तभी तो देखिए मैं यहाँ पे माइनस प्लेट नीचे रख रहा हूं, ये प्लान करके मतलब जानबूझ करके रखा जा रहा है, माइनस प्लेट को नीचे, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट को ऊपर रख रहे हैं। देखिए आप, ठीक है जी। अब आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आएगी। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए ये एक्स जेड प्लेन में रखी हुई है, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर जाएगी, वाई कह लो। हाँ भाई, एक्स जेड प्लेन में आपकी ये रखी हुई, अच्छा सॉरी, एक्स जेड प्लेन में रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आएगा, आई एम सॉरी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स जेड डायरेक्शन में रहेगी, है ना। तो आप यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए क्या लाइन लिखेंगे आप लिखेंगे एज shown in figure, electric field intensity is directed as shown in figure, electric field intensity is directed along minus y direction, along minus y direction as per question, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन को भी लिख देंगे आप, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। अब आप ध्यान दीजिए माइनस वाई डायरेक्शन एज पर क्वेश्चन, है ना। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी पैरेलल टू एक्स जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होती है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ हम बहुत बार लिख चुके हैं, बार बार लिख देते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका, अच्छा यहाँ पे एक सवाल और है कि पार्टिकल को रेस्ट पे रखा गया है, ये माइनस क्यू चार्ज और एम मास का पार्टिकल यहां रख दिया हमने, इसका मास एम है बेटा, एम है तो एम जी नीचे लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, क्यू ही ऊपर लगेगा। अगर दोनों बैलेंस हो गए तो पार्टिकल शांति से पड़ा रहेगा, है ना। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज हैविंग फोर्स अपवर्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेट इज डाउनवर्ड, सो इट कैन रिमेन एट रेस्ट, है ना। तो देखिए फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ
माइनस क्यू चार्ज ऑफ मास m, QE मस्ट बी इक्वल टू mg। ये मस्ट है, जब ये बैलेंस होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ये नहीं रह पाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। देखो एक बात देखो, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A and B 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ द सिस्टम। फिर से एक डायपोल का आ गया, किसका आ गया? डायपोल का। यानी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, यानी हमने पहले ही सरफेस बहुत बार आपको पता है चार्ज के पास सरफेस की डिस्टेंस चार्ज से दूर इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़ जाएंगी और चार्जेस के बीच पोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगी, क्योंकि जो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ये डायपोल हो गया ना, +3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, बस यहाँ पे +3 और -3 है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अब डायपोल जो है ना उसकी वैल्यू दे दी इन्होंने, और ये बड़ा वाला डायपोल होना है, डिस्टेंस है तो कुछ छोटी मोटी डिस्टेंस नहीं है, सब बहुत बड़ी डिस्टेंस। ये आपका +3 और ये -3 माइक्रोकूलम आपको इक्विपोटेंशियल बनानी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को आप ऐसे, बाकी यहाँ ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा गोल गोल बनाना है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा स्केल से बनाएंगे, थोड़ा गोल गोल बनाएंगे, लेकिन इधर से आप क्लोज रखते हुए इधर से दूर रखते हुए बनाएंगे, तो कॉपी चेक करने वाला उसको ये बात समझ में आएगी कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। गॉट द पॉइंट? आगे surfaces get closer to the either of the charge। वाह क्या बात है, यही सवाल पूछ लिया जिसकी देखिए सेकंड का आंसर मैं दे रहा हूं बी पार्ट का। बड़ा सिंपल सा जवाब है कि बिकॉज, ध्यान दीजिए, नियर द चार्जेज इंटेंसिटी इज मोर, near the charges electric field intensity is more as per the relation E proportional to 1/r square। near the charges electric field intensity is more as per the relation E proportional to 1/r square, है ना। so the equipotential surfaces become more closer, so the equipotential surfaces become more closer, right? ठीक है, आगे देखिए फिर अगला क्या है। अगला प्रश्न 32। टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर टू ईच अदर बाय अ वायर, फाइंड द सरफेसेस ऑफ द टू। देखिए इनको है ना वायर से जोड़ दिया गया है, दो चार्जेस को वायर से, तो उनके पोटेंशियल सेम हो जाता है। सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30। देखो बेटा, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, स्फीयर हैं, और उन पर चार्ज Q1 Q2 होगा, है ना। तो देखो एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस, एक वायर से जोड़ दिया गया है, तो V1 बराबर V2 आएगा बेटा। V1 बराबर V2 आएगा तो E1 R1 बराबर आएगा E2 R2। इसका मतलब आपका E1 अपॉन E2 बराबर आएगा R2 अपॉन R। ये अब हम क्या करें, ऐसा ही है कुछ कर ही नहीं सकते। इसको एक दूसरे तरीके से आप और बता सकते हो उनको अगर चाहे तो, कोई खास बात नहीं है वैसे। देखो V1 बराबर V2 है ना बेटा, क्योंकि दोनों जोड़ दिए हैं आपने तो पोटेंशियल सेम होगा, तो आप लिख सकते हैं K Q1 अपॉन R1 बराबर
के क्यू टू अपॉन आर टू। तो क्यू वन अपॉन क्यू टू क्या आ जाएगा, क्यू वन अपॉन आर वन अपॉन आर टू, ये है ना। अब ध्यान दीजिए आपका ई क्या होता है, ई होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। आप लिख देंगे ई वन अपॉन ई टू बराबर क्यू वन अपॉन क्यू टू बराबर इंटू आर टू अपॉन आर वन स्क्वायर। तो ई वन अपॉन ई टू क्या आएगा, क्यू वन अपॉन क्यू टू, क्यू वन अपॉन क्यू टू है आर वन आर टू, और आर टू अपॉन आर वन क्या, आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आर टू अपॉन आर वन। बोलिए हाँ, दिस इज राइट। तो इट इज 32 क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 33 a dipole with its charge minus q and plus q located at this and this is present in a uniform electric field. Okay, the equipotential surfaces of this field are planes parallel to yz. देखो बड़ा ध्यान से इन्होंने जवाब दे दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन बता दी, डायरेक्शन बता दिया है। The equipotential surfaces of this field are planes parallel to yz plane. So the direction of electric field is x. है देखिए 33 क्वेश्चन का क्या मतलब सिंपल इन्होंने जवाब दिया है, मतलब बड़ा अच्छे से बोला है ना। देखिए क्या, equipotential surfaces of the field are planes parallel to yz plane, हाँ। तो देखिए एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन equipotential surfaces equipotential surfaces are, as per question equipotential surfaces are parallel to yz plane. So electric field intensity should be along x axis, should be along x axis, because इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। बिकॉज है ना, आप यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि एक्चुअल में आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी ना कि आप जानते हैं इस बात को। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। Equipotential surfaces. What is the direction of electric field? ये तो आपका आ ही गया आंसर। How much torque would be? अच्छा ये लो जी, ये लो ये। तो देखो ये x डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन हो गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन्होंने कहा है क्वेश्चन में। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, जो है ना उसको डायपोल को जो है ना वहां रखा है माइनस बी और प्लस बी पर। ये माइनस क्यू चार्ज ऊपर रखा है इन्होंने जानबूझ के, आज प्लस क्यू चार्ज यहां रखा है। अब पूछ रहे हैं हाउ मच टॉर्क वुड बी द डायपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो सुनिए, माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा, आपका टॉर्क मैक्सिमम आएगा। बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिखेंगे टॉर्क वेक्टर इक्वल टू T क्रॉस E। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए है ना, तो हम कहेंगे टॉर्क बराबर P साइन थीटा, है ना। थीटा इज मैक्सिमम, सो साइन थीटा इज मैक्सिमम। साइन थीटा इज मैक्सिमम, हाँ जी। देयरफॉर टॉर्क मैक्सिमम विल बी P साइन P। मैग्नीट्यूड P आएगा, P को आप कह सकते हैं, अब आप इसकी कैलकुलेशन लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए क्या, E तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, P को आप लिख सकते हैं Q इंटू ट्वाइस B। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। Q टॉर्क मैक्सिमम, मैक्सिमम तो आएगा यार, मैक्सिमम की वैल्यू होगी Q इंटू E।
दिस इज, आप ऐसा आंसर नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बी और वी पर रख रखा है ना, वो इसको आप ओरिजिन मान सकते हैं, डायग्राम में बना सकते हैं आप ओरिजिन, ठीक है, या है आप वाई को उधर ले ले या कर लें, है ना, लेते हैं वाई को, परंपरा है हमारी, तो आप यहाँ पे प्लस क्यों लिख देंगे, यहाँ पे माइनस क्यों लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने माइनस क्यों है ना, ठीक है, राइट। अब आपका ये जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे घूमेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन जो है ना क्लॉकवाइज होगी, ये भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज क्लॉकवाइज, दैट इज माइनस के का, हाँ जी, क्लॉकवाइज है तो आपका थंब इनवर्ट जा रहा है, तो माइनस के कैप लिख दीजिए उसको, ठीक है। ये आपका जो है ना क्वेश्चन हो गए। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम अगले लेक्चर में कर देंगे, ठीक है। देखो बस ये थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में फिर हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए, नमस्ते।